नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार.com। इस वक्त हम खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ AISU के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी कुमार और इनसे हम बातचीत करेंगे आज कई सारे मुद्दों पर। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मधेपुरा संचार में। बहुत बहुत धन्यवाद मधेपुरा संचार न्यूज़ के सभी सदस्यों को और विशेष करके मनदीप जी आपको और आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। अभी की हालत में आपको क्या लगता है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर चाहे वो राज्य सरकार हो, कितना हद तक सफल है? देखिए, यह जो कोरोना महामारी है और इस तरह की महामारी हर 100 वर्षों के बाद लगभग आता है। जैसा कि हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं कि हर 100 वर्षों के बाद कोई ना कोई एक महामारी है जो देश में आते हैं। और जब पिछले वर्ष जब यह कोरोना महामारी हमारे देश में आया था, तो जिस समय 1-2 केसेस थे, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ मगन थे यह सबको पता था। वह नमस्ते ट्रंप करवा रहे थे हिंदुस्तान में। उसके बाद जब जिस समय हिंदुस्तान की हालात को सुधार करने की ज़रूरत थी, जिस समय कोरोना पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना पे ध्यान देने की ज़रूरत थी, जब पहला स्ट्रेंथ हमारे देश में आया और जब लोगों को लगा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस की कमी से लोग मर रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हल्का फल्का लॉकडाउन किए, उसके बाद फिर चुनाव में मस्त मगन हो जाते हैं। तो केंद्र के मोदी जी को भी और राज्य की जो सरकार है, इन लोगों को, नेताओं को अब सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुखभोग से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। अभी विगत कुछ दिन पहले ही बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे तो कोरोना नहीं था, चुनाव खत्म हो गया तो एकाएक कोरोना विस्फोट हो गया। 5 राज्यों में इन्होंने चुनाव करवाया। पिछले वर्ष इन्होंने बिहार में भी कोरोना काल में ही चुनाव करवाया। तो केंद्र सरकार और बिहार की जो यह भाजपा सरकार चाहे कहे या जदयू की सरकार कहे, जो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। बिहार में तो हमको लगता है कि इतिहास में शायद पहली बार हिंदुस्तान में हुआ होगा कि नंबर 1 की पार्टी विपक्ष में बैठा हुआ है, नंबर 2 की जो पार्टी है वो सरकार चला रहा है, और नंबर 3 के पार्टी का जो है वह मुख्यमंत्री बन के मूक दर्शक बना हुआ है, रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहा है। यह काफ़ी दुखद है और हम इसको कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार इस कोरोना महामारी में पूरी तरह से फेल है। बिहार की जो वर्तमान हालत है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? तेजस्वी यादव ने अपने आवास को ही कोविड केयर सेंटर बना दिया है। देखिए, बिहार की जो वर्तमान हालत है वह बहुत ही बद से बदतर है। यहाँ की सरकार किसी भी चीज़ को व्यवस्था करने में नाकाम है। इनके पास ना बेड है, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है और ना वेंटिलेटर है। बहुत तरह के न्यूज़ चैनल पे ही पता चल रहा है, पड़ताल चल रहा है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नींद से मुख्यमंत्री आवास से निकलते नहीं है। कभी कभी वर्चुअल मीटिंग ये लोग जिला पदाधिकारी के साथ कर लेते हैं और जिला पदाधिकारी भी इन्हें खुश करने में मगन रहते हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात आती है, विपक्ष को भी सजग होना चाहिए था, लेकिन बिहार में अभी हमें लग रहा है 2-4 दिन से, जब विपक्ष के शायद लापता होने का पोस्टर लगे 2-4 जगह सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ, और जब मधेपुरा का बेटा, हम एक चीज़ और कहेंगे कि पप्पू यादव जी लोगों को सेवा करने के लिए प्रेरित कर दिया है। पप्पू यादव लगातार विपक्ष की भूमिका बिहार में निभाते आ रहे हैं, देश में भी विपक्ष की भी भूमिका निभाते आते हैं, लेकिन साजिश के तहत उनको जब 32 वर्ष पुराना केस में अभी जेल भेजने का काम किया गया है
और उस केस में, जिस केस में 2 बार मेल पिटीशन लग गया है, जिन्होंने केस किया है उन्होंने कहा कि मैंने 2 बार मेल पिटीशन दिया है, थाना को आवेदन दिया है, कोर्ट को आवेदन दिया, लेकिन पता नहीं अभी तक मेल क्यों नहीं हो रहा है। सभी मीडिया चैनल पे जिन्होंने केस किया है वो आके बयान दे रहे कि भैया यह कन्फ्यूजन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में केस हो गया। और जब पप्पू यादव जी जेल गए उसके बाद विपक्ष थोड़ा सा अभी जागरूक कहे या सजग कहे हुए हैं, तो अच्छी बात है, विपक्ष को अपनी काम करनी चाहिए। और तेजस्वी जी अपने आवास को, जो एक पोलो रोड में जो उनका आवास है, वैसे भी 15-20 साल से तेजस्वी जी लोग रहते, वैसे राबड़ी आवास जो पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है, जो माननीय नीतीश कुमार जी के आवास के जस्ट सामने जो है, उस आवास में रहते, तो वो आवास वैसे भी खाली ही होगा, स्वाभाविक है खाली होगा। फिर भी उन्होंने अपनी दरिया दिली दिखाई है, तो हमें खुशी होती है कि ट्वीट करते भी रहते हैं, और ट्वीट करने के बाद थोड़ा सा काम दिखाया है, भले वो पप्पू यादव जी के जेल जाने के बाद भी दिखाया हो, तो अच्छी बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। इस कोरोना महामारी में राजनीति कम होनी चाहिए, लोगों की जान अधिक से अधिक बचाया जाना चाहिए और लोगों की सेवा होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तेजस्वी जी के इस फैसले से, उन्होंने जो कोविड अस्पताल अपने घर को बनाया, उसका हम स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने अभी बात किया पप्पू यादव जी का, तो थोड़ा सा हम पप्पू यादव जी के ऊपर चलते हैं कि पप्पू यादव को एक तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उसको जो है बताया जाता है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में आपकी गिरफ्तारी हुई है। फिर शाम तक होते होते 2-4-5 घंटा बीते पता चलता है 32 साल पुराने मुकदमे में उसको गिरफ्तारी की गई है उनकी। और अभी पप्पू यादव जी को उस अस्पताल में पप्पू यादव जी भर्ती है, जहाँ की जो छत है वो काफ़ी जर्जर है। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 2 पहलू हैं। एक पहलू ये यहाँ आता है, एक सवाल यहाँ उठता है कि पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी, अगर उनका वारंट 22 मार्च 2021 को निकला है तो इतना लेट क्यों हुआ? लगभग 1-1.5 महीना के बाद उनकी गिरफ्तार पुलिस क्यों करती है? पप्पू यादव कहीं भाग तो नहीं गए थे, विदेश तो नहीं गए थे, वह तो 24 घंटा लोगों की सेवा कर रहे थे और सड़क पे थे। और 22 मार्च को, जबकि 22 मार्च को बिहार बंद है, सभी कार्यालय बंद थे, तब 22 मार्च को उनका वारंट निकलता है। फिर भी हम उस पर नहीं जाएंगे, 22 मार्च के बाद ही उनको गिरफ्तारी कर लेना चाहिए था, अगर वो गिरफ्तारी पुलिस करना चाह रही थी तो। लेकिन 22 मार्च के बाद तो गिरफ्तारी नहीं की और पुलिस तो लगातार अपना, पप्पू यादव जी लगातार अपना काम करते रहे और पुलिस भी मनमस्त मगन हो गए। लेकिन यह एकदम कहा जाए तो पप्पू यादव जी को सज़ा मिली है एम्बुलेंस चोरी मामले को, जो इन्होंने उजागर किया, और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का एम्बुलेंस चोरी का मामला को आप उजागर करिएगा। और एक आम नागरिक, वैसे भी देखिए बिहार में राजनीतिक जाति आधारित राजनीति होता है, यहाँ हर किसी से हर किसी को डर है, हर कोई हर किसी से डरता है। इसलिए पप्पू यादव जी को तो पहली बात तो सज़ा मिली है, वो गिरफ्तार तो नहीं होना चाहिए था उनकी, और एक तो सज़ा मिली है कि उन्होंने एम्बुलेंस चोरी मामले का उद्भेदन किया, उसकी सज़ा मिली। उसके बाद जब उन्हें गिरफ्तार करती है पुलिस, तो डायरेक्ट उनको कहना चाहिए था कि 32 साल पहले पुराना मामला है, मुरलीगंज थाना में है, मधेपुरा के मुरलीगंज थाना में, आपको वहाँ ले जाना है। लेकिन ऐसा तो पुलिस किया नहीं। पहले पुलिस उनको सुबह के 8 साढ़े 8 बजे से लेके पटना के गांधी मैदान थाना में 6-7 बजे तक बैठा के रखा। फिर मधेपुरा से डीएसपी साहब जाते हैं, यहाँ से फोर्स जाती है। उसके बाद इस कोरोना के गाइडलाइन में पप्पू यादव जी को मधेपुरा कोर्ट लाया जाता है। रात के 12 बजे कोर्ट में वो लाइव, मतलब सोशल मीडिया पे लाइव वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं। उसके बाद उनको जब जज साहिबा कहती है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, 1.5 महीना पहले इनका गॉड ब्लाडर का ऑपरेशन हुआ, या 24 घंटा डॉक्टर की निगरानी में रह के ही लोगों की सेवा कर रहे थे, तो उन्हें फिर एक अच्छे अस्पताल भेजने की ज़रूरत थी। तो उसके बाद फिर उन्हें पहले एक बीरपुर, जो एक जज्जर हो चुका है, वह जेल बहुत ही जज्जर है, उस जेल में उनको भेजने की साजिश की गई। एक तो उनको परेशान किया गया कि दिन भर उनको बैठा के भूखे रखा गया, फिर उनको एकदम मेंटली टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है कि उनको बीरपुर जेल, फिर बीरपुर जेल में जब उनकी हालत ठीक नहीं हुई तो पप्पू यादव जी ने आग्रह किया कि मधेपुरा में 800 करोड़ का जन्ना या कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ हमको ले चलिए।
लेकिन इनका 800 करोड़ का भी मेडिकल कॉलेज कोई काम का है नहीं, इसलिए फिर उनको दरभंगा मेडिकल कॉलेज ले गया, जहाँ की हालत इतनी खराब है जिसको आप देख नहीं सकते। वह भूत बंगला बना हुआ है, किसी तरह से भगवान भरोसे यहाँ, जैसे भगवान भरोसे हिंदू होटल चलता है उसी तरह से भगवान भरोसे यहाँ के मेडिकल सिस्टम चल रहा है। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि जज्जर भवन में रख के पप्पू यादव जी को एक मेंटली टॉर्चर करके, हमें लग रहा है कि पप्पू यादव जी की लोकप्रियता को देखते हुए मारने की साजिश हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। पप्पू यादव जी को रिहा कर देना चाहिए। जननायक है, लगातार गरीब लोगों की सेवा करते हैं, यह काफ़ी दुखद है। हम लोग भी दुखी हैं और पप्पू यादव जी के प्रति हमारी संवेदना है और हम लोग लगातार उनके रिहाई के लिए मांग उठा रहे हैं और हम लोग आगे उठाएंगे। अब एक कल जो है दुखद घटना बिहार के राजधानी पटना के प्रसिद्ध अस्पताल पारस अस्पताल से, जहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है। उसमें भी उस महिला के साथ जो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री, उनके गृह जिले के उनके गांव का कल्याण बिघा की वो महिला थी, जिनके साथ गैंगरेप होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले बात, यह घटना मुझे पूरा संज्ञान में है, पूरा इस मामला को मैंने देखा है। पहली बात है कि देखिए, वह लेडी जिस समय पारस अस्पताल में भर्ती हुई थी वह उतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, और 2 दिन जब यह कॉरपोरेट घराना जगत का जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वह काफ़ी लोगों का खून चूसते हैं वो, और जब उस लेडीज के साथ गलत किया गया, और उस लेडीज के साथ गलत करने में भी लोग नहीं डरते हैं कि मुख्यमंत्री के गांव के हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री 15-20 साल के मुख्यमंत्री के गांव के, उनके पैतृक गांव के, कल्याण बिघा नालंदा जिला के उनके पैतृक गांव के माता और बहनों के साथ रेप हो जाता है। और फिर जब वह अपनी बेटी को बोलते हैं कि मेरे साथ इन लोगों ने रेप किया है, तब उनको फिर मेंटली टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। और फिर कल उसकी बेटी पटना के बांस घाट पे, कोई उसको देखने वाला नहीं है। जब मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री ओनली वन होता है भाई, एक राज्य का मुख्यमंत्री, मतलब सरकार के गांव की माँ बहन के अस्मिता के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता होगा, तो बिहार के पूरे आम आवाम की माता बहनों का क्या हालत होगा। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों के का चरित्र, ये मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड वाले को, ये लोग तो जो समझिए माता और बहन के साथ इन्होंने जो जुल्म किया है, इस जुल्म की सजा इन्हें इसी जीवन में जरूर मिलेगा। यह काफ़ी दुखद घटना है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे बिहार की माता बहनों की कौन सुरक्षित है। मुख्यमंत्री के गांव की माता बहन सुरक्षित नहीं है तो पूरे बिहार की माता बहन कैसे सुरक्षित होगी। यह काफ़ी दुखद घटना, और हम मांग करते हैं नीतीश बाबू जी, नींद की जो आप सोए हुए कुंभकर्ण की नींद से जागिए और उस बहन को न्याय मिलना चाहिए और पारस अस्पताल अविलंब बंद होना चाहिए। और उसकी बेटी जो है, जो अनाथ हो गई है, जिसका पिता पहले मर गया और उसकी माँ अब मर गई है, उसे 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और पारस अस्पताल के वैसे डॉक्टर पर, और जिन्होंने भी घिनौना हरकत किया है उस पर FIR करके 302 का मुकदमा चला के अविलंब सजा होना चाहिए। एक सब सारे जो है प्रतिनिधि हो या फिर कोई नेता हो, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सारे लोग लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे घर में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, आपका बात करूंगा। आप लगातार जो है मधेपुरा में गरीब लोग जो भी हैं, किसी को अगर अस्पताल जाना हो तो आप उन्हें भर्ती करवाते हैं, किसी को अगर दवाई की ज़रूरत हो तो उन्हें दवाई देते हैं, अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो आप वो भी उन्हें मुहैया करवाते हैं। और 800 करोड़ की ये जननायक कर्पूरी ठाकुर मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर अभी भी पूरी तरह से सुविधा नहीं मिल पा रहा है मरीजों को। इसको आप बताइए थोड़ा डिटेल्स में। देखिए, यह मधेपुरा का दुर्भाग्य है कि मधेपुरा का नेतृत्व सब दिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया है। यहाँ से आदरणीय गरीबों के मसीहा हम कहेंगे, पिछड़ों के नेता भी कहेंगे, लालू यादव जी जीत के गए। लालू यादव जी ने मधेपुरा को बहुत कुछ दिया, इससे हम नकार नहीं सकते हैं। लालू यादव जी का ही देन है भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर, इनके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लालू यादव जी ने बहुत बड़ा एक और धरोहर देने का काम किया, लेकिन उसे बहुत छोटा कर दिया गया, ये मधेपुरा में रेल इंजन फैक्ट्री।
शरद यादव जी उसके बाद नेतृत्व किए। शरद यादव जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। पप्पू यादव जी का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ, इन्होंने बहुत सारे NH 4 लेन लाने का काम किया मधेपुरा में। और अब बात आती है उसको संजो के रखने की। 800 करोड़ का मेडिकल कॉलेज है मधेपुरा में, विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वह क्या है, सेल्फी पॉइंट है। पिछले दिनों आप ही भी मेरे साथ में थे जब रात में हम लोग गए थे, और लगातार हम जो भी लोग हमें मदद फ़ोन करते हैं, मदद मांगते हैं, चाहे वो अररिया के बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, फारबिसगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, इंटायर जो भी लोग हमें फ़ोन करते हैं, सबकी मदद के लिए हम तैयार रहते हैं। कोरोना का कोई डर नहीं रहता। हम कोरोना की आप बात कर रहे हैं, आपका बहुत सारा ऐसा तस्वीर हमारे पास है जो हमारे चैनल के माध्यम से भी चला है, आपका कई सारा वीडियो चला है कि कोरोना जो मरीज हैं आप उनसे मिलने के लिए भी कोशिश करते हैं कि उनका जो समस्या है वो उनके द्वारा ही हम सुन पाए, मेडिकल कॉलेज पहुंच जाते हैं। क्या डर नहीं लगता? नहीं, देखिए डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना सेफ्टी से हम लोग जाते हैं, कोई डरते नहीं है। दिन में हो, रात में हो, हर समय जाते हैं। मानव का सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन यह अत्यंत दुखद है और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपको बता रहे हैं मधेपुरा में मात्र मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में 12 वेंटिलेटर है। मधेपुरा सदर अस्पताल में 5 या 6 वेंटिलेटर है जो अभी तक चालू नहीं हुआ है, बरसों से रखा हुआ है। और बच्चा का जो होता है जिसको CCU कहते हैं, एक भी CCU की व्यवस्था नहीं है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3rd स्टेप में जब कोरोना आएगा तो बच्चों पे ज़्यादा अटैक करेगा। इसलिए सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आप अभी से उसकी तैयारी शुरू कीजिए। भगवान ना करे 3rd स्टेप आए, लेकिन अगर आ जाए, खुदा न खास्ता आ जाए, उसके लिए आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और अभी तक बिहार के सभी जगह यहाँ बहुत हालात बद से बदतर है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज की हालत आपसे भी छिपा नहीं है, गंदगी का अंबार है और बहुत दुखद स्थिति है। हम लोग काफ़ी इससे दुखी रहते हैं, मन दुखी होता है कभी कभी जब लोग ऑक्सीजन की कमी से जान दे देते हैं, बेड नहीं मिल पाता, यह अत्यंत दुखद है। एक और मेडिकल कॉलेज की बात जहाँ पर आती है तो मैं उस सिलसिले में एक और बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ और हमारे जो ऑडियंस देख रहे हैं उनके साथ भी। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे एक फ़ोन आया, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सारा कुछ जो कागज़ है, जो भी रिपोर्ट है मधेपुरा मेडिकल कॉलेज की, एक महिला का रिपोर्ट है जो मुझे भेजा गया कि सर मेरी फुआ है ये और इनको जो है कोरोना नहीं था। जब हम सदर अस्पताल मधेपुरा में उसका चेकअप करवाए तो पॉजिटिव करके हमको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। और जब मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो वहाँ के जो डॉक्टर है वो कहते हैं इनको कोरोना नहीं है। फिर जब उनको रिपोर्ट दिखाते हैं सदर अस्पताल मधेपुरा का तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपको भर्ती यहाँ पर कर देते हैं। भर्ती होता है 2-3 दिन के बाद ही, जब महिला को वहाँ पर अनबन होती है डॉक्टर से और DM साहब उसी समय पहुँचने वाले होते हैं, तो जब वो महिला चिल्ला रही होती है तो उसको कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके परिजन कह रहे हैं कि इस तरह का वहाँ पर हालत हुआ था। उनको इंजेक्शन दे दिया जाता है और कुछ ही पल में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद तो बड़ा हंगामा तब हुआ, उनके परिजन तब इस सोच में डूब गए जब 2-3 दिनों के बाद पटना से उन्हें मैसेज आया कि आपका पेशेंट कोरोना निगेटिव था। इस मैटर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक घटना नहीं है, यह समूचे बिहार में इस तरह की लोगों की मृत्यु बेमौत हो रही है। और आपको पता होना चाहिए, कल भी मैं मेडिकल कॉलेज में था। कल 10 घंटा से एक पत्नी अपने पति के लाश को लेके रो रही थी और 10 घंटा से उसके डेड बॉडी को एम्बुलेंस नहीं मिला इसी मधेपुरा में। यह कितना दुखद है। इसी मधेपुरा में पत्रकार के कोरोना मृत्यु के बाद मधेपुरा के अच्छे पत्रकार, प्रभात खबर के पत्रकार थे, उनकी मौत होने के बाद उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता है। उनको एम्बुलेंस वाले उनकी पत्नी से 10,000, 15,000, 2-3 किलोमीटर के लिए ले लेता है। इस तरह की घटना आम घटना हो गई है समूचे बिहार की, या मधेपुरा की भी है। और देखिए, हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, हम लोगों से जितना हो पाता है लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हालात ये है कि लोगों को बेमौत यह सरकार मार रही है इस कोरोना काल में। और इस चीज़ की बददुआ नीतीश कुमार जी को 100% लगेगा, क्योंकि यह इतिहास याद रखा जाएगा
कि एक ऐसा मुख्यमंत्री था कि लोगों को मरने छोड़ दिया था और वह घर से नहीं निकलता था। ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन अभी पर्सनली अगर आपके बारे में बात किया जाए तो आपने बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा नाम मधेपुरा में किया है और कई सारे जिले में आपका नाम अच्छा खासा अभी है। और चाहे वो विश्वविद्यालय हो या फिर अस्पताल हो, हर जगह आप पहले पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो ना के बराबर ही पहुंच पाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस प्रतिनिधि को? देखिए, मैं 4-5 राज्यों में पढ़ाई किया हूँ। कोटा में, राजस्थान में भी मैंने पढ़ाई की, दिल्ली में भी रह के पढ़ाई किया हूँ, हरियाणा से बीटेक भी किया हूँ एमडी यूनिवर्सिटी से, बिहार में भी रहा हूँ, कुछ दिन मुझे झारखंड में भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, 4-5 राज्यों में रहा। एक बात की याद है मुझे कि जब मैं कोटा में था तो उस समय विधानसभा चुनाव होने वाला था। मैं ऑटो ड्राइवर से पूछा कि भैया किसकी सरकार आएगी। ऑटो ड्राइवर से, जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं था, ऐसे पूछ दिया, भैया इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि भैया केंद्र में किसी की भी सरकार आए, लेकिन हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद विधायक की चेंज होती है और हम लोग सरकार बदलते हैं। तो उससे क्या होता है कि डर बना हुआ रहता है, सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। उसी तरह से मधेपुरा में भी मैं चुनाव के टाइम भी कहता था कि लोगों को परिवर्तन होते रहना चाहिए, लोगों के अंदर डर होना चाहिए। यहाँ तो डर होता नहीं है, जो एक बार काबिज होता है। यहाँ के विधायक जी 15 साल से विधायक हैं, काहे निकलेंगे भाई, काहे मदद करेंगे किसी का। 15 साल से यहाँ जीत गए, अब काहे मदद करेंगे। विधायक जी को आने की क्या जरूरत है, कभी एक बार आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे, थोड़ा मोड़ा काम करवा देंगे, कहीं पे सैनिटाइजर करवा देंगे, हो गया। जनप्रतिनिधि का काम होता है, जहां तक मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि जब सदन चले तो आप सदन में आवाज उठाइए। देखिए, मैं किसी पार्टी का आलोचक नहीं हूं और किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन इसी मधेपुरा के बगल में सुपौल आता है, वहां से एक मंत्री जी हैं विजेंद्र यादव, और वह विकास पुरुष कहलाते। मैं उनका नाम हर चैनल पे लेता हूं कि उन्होंने समूचे सुपौल का एक सर्वांगीण विकास किया है, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो। लेकिन आज हमारे मधेपुरा में इस तरह के एक भी विधायक नहीं है। मधेपुरा के नरेंद्र यादव जी विगत 4-5 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं, लेकिन उनके घर तक जाने की रोड अभी आप वर्षा हो गई है, आप देख नहीं सकते कितना बद से बदतर हालत। इसलिए यहाँ के विधायक जी हो, सांसद जी हो, इन लोगों को वोट ऐसे मिल जाता है जात पात के नाम पे, इसलिए ये लोग नहीं निकलेंगे, ये सबको पता है। हम तो कहेंगे कि भैया निकलिए, ठीक है, नहीं निकलिए ठीक है, आप लोग तो जीत वैसे भी जाते हैं। रही बात हम लोगों की, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, एक तरह से मानिए अपने में लोगों का मगन है, समाज सेवा करना है, ऊपर वाला देख रहा है, जो होने का होगा होगा, लेकिन सेवा लोगों की करते जाना है। हम लोग के बस मन में भाव में बस इतनी ही इच्छा है कि लोगों की सेवा करते जाना है। विधायक जी के सांसद जी से कहना चाहेंगे कि अगर कभी अपनी जनता का सुधि लेना हो तो आइए क्षेत्र में, नहीं लेना हो तो भगवान ऊपर वाला जान ही रहा है, और जनता तो यहाँ की भोली भाली जनता है, वो अभी सब कुछ समझ रही है। अब जो है एक नया जो अभी काम कर रहे हैं मोदी जी द्वारा नया संसद भवन बनवाया जा रहा है, लेकिन उनके सांसद पे ही एम्बुलेंस चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, एक बात है, बाल न बच्चा नींद आए अच्छा, मोदी जी का यही हालत है। उनको बाल न बच्चा है और नींद आता है उनको अच्छा। एक और कहावत है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और लुटा दो बाप दादा की कमाई फुटानी उसे कहते हैं। मोदी जी वही कर रहे हैं, लगा रहे हैं आग बुढ़ापे में भी जवानी के तरह, पानी में आग लगा रहे हैं। जब संसद भवन अभी सब कुछ सही था तो बनाने की क्या जरूरत थी। और लुटा दो बाप दादा की कमाई, देश को बिकानी इसी कहते हैं। जितना बाप दादा का कमाई था सबको तो इन्होंने बेच दिया। इन्होंने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दी। इन्होंने किसी चीज को छोड़ा कहाँ? इन्होंने तो हर चीज को बेच दिया, इन्होंने हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया।
कुछ दिनों के बाद लोगों को पता भी नहीं रहेगा कि पेंशन खत्म अटल जी ही कर दिए थे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सरकारी नौकरी भी हुआ करता था देश में। अब तो भैया ओम बिरला की बेटी रातों रात आईएएस बन जाती है, कब बनी कब एग्जाम दी पता नहीं चलता है। देश की हालत को इन्होंने, पढ़े लिखे लोग जो मुखर्जी नगर में, चाहे वो दिल्ली में मेडजी में जो तैयारी कर रहे, उनकी तो हालत छोड़ दीजिए। अब तो नेताओं के बेटा बेटी आईएएस आईपीएस हिंदुस्तान में रातों रात बनना शुरू हो गए हैं। और इन लोगों ने सांसद भवन की क्या जरूरत थी भाई? जब देश की जीडीपी गर्त में जा रहा उस समय आप सांसद भवन बनवा रहे हैं। सांसद भवन की कोई जरूरत नहीं थी। अभी कितना बढ़िया सांसद भवन था, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने उस संसद भवन में जाके कार्रवाई देखा है 16वीं लोकसभा के अंतर्गत, मैंने भी सांसद भवन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम लोग भी जाके देखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। और पूरा दिल्ली का सुंदरता खत्म कर दिया इन्होंने, इंडिया गेट के आगे खून खान दिया है इन्होंने। इनको देखिए, वही बात है, बाल ना बच्चा है, नींद अच्छा आता है, बाद बाकी देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दाढ़ी बना देने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता है क्या? इनकी हालत बहुत, देखिए इन लोगों को कुछ नहीं है। अंबानी अडानी का ये सरकार है। अभी 500 करोड़ का मुकेश अंबानी जी भी, भैया मोदी जी घर बना रहे हैं तो मुकेश अंबानी कैसे नहीं? 500 करोड़ का बड़ा सा एकदम घर बना रहे हैं, कहाँ है ना अंबानी जी, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। और देखिए अभी देश में क्या हो गया है, अब कोई कहेगा कि एम्बुलेंस चोर, तो राजीव प्रताप रूडी समझ जाता है। इसके जिसके सरदार हैं जो इस तरह के काम करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, भारत के इतिहास के साथ खिलवाड़ करेंगे, इनका काम है नाम बदल दो, ये कर दो, इसको तोड़ दो, वो बना दो, अपना सुख भोगने के लिए लोग जो ना कुकर्म हो कर लेंगे। अब राजीव प्रताप रूडी को देखिए, इनके घर में भैया पंचायत में एमपी लेट का जो एम्बुलेंस होता है वो पंचायत में नहीं जाता है। इन्होंने पंचायत में बोल रहे कि मैं पंचायत को दे दिया हूं। और इन्हीं के छपरा में कल जो है, इनके छपरा सदर अस्पताल में कल ठेला से लोग पहुंच रहे हैं, कहाँ गया भाई एम्बुलेंस, इतना एम्बुलेंस कहाँ दे दिया आप? तो ये तो एम्बुलेंस चोर कहिए, इन लोग एक्सपोज हो गया है देश से। और देश की जनता को भी, देश के युवाओं को भी जागने की जरूरत है कि कॉरपोरेट घराना के जो नेता हैं उससे कम से कम आप बाहर निकलिए और इन लोगों की चरित्र को पहचानिए। इन लोगों ने देश को बेच दिया है और देश की हालत ये हो गई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। यह मोदी सरकार हिंदुस्तान में कोरोना से ज़्यादा आने वाले समय में भूख से लोगों को मार देगी और आने वाले कुछ ही लोग जो रहेंगे कॉरपोरेट घराना के लोग, वही लोग जिंदा रहेंगे। आपसे मुरारी जी अंतिम और आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, बिहार की जनता को हम आदरपूर्वक आपके चैनल के माध्यम से हो, मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी यूनियन ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जिसका मैं नेतृत्व करता हूं, मैं बिहार की जनता से कहना चाहूँगा कि यह कोरोना का महामारी है, यह बहुत बड़ा विपदा देश में आई हुई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन इस महामारी में आप सभी, चाहे वो शासन हो प्रशासन हो, सबका साथ दे, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी जो है वह भी होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। और आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप लोग भी, जान है तो जहान है, कहावत है कि जान बचते तो लाखों पाए। अगर जान बच जाएगा तो लाखों पाइएगा, अगर जान बच जाएगा तो आदमी कहता है डोरियो बैठ के खा लेंगे। अपने लोग के इधर कहावत है, जान बचेगा तो डोरियो बैठ के खा लेंगे। इसलिए आप लोग भी अनावश्यक कहीं जाने से बचे, चाहे वो भोज बात हो, शादी ब्याह हो, हर जगह से बचे। और यह भी समय बीत जाएगा, यह एक संकट की घड़ी है, यह घड़ी भी बीत जाएगा, यह दौर भी बीत जाएगा। इसमें बहुत सजग होकर रहिए और हमेशा लोगों की जिस रूप में हो मदद कीजिए। क्योंकि इस समय जो है लोगों की मदद की काफ़ी ज़रूरत है। यह देश में एक बहुत बड़ा विपदा आई हुई है, इसलिए विशेष आग्रह है सभी से, समूचे देश से, बिहार वासियों से, कोसी सीमांचल, मिथिलांचल, मधेपुरा वासियों से कि आप सभी जहां भी रहे सकुशल रहे, सोशल डिस्टेंस का जरूर पालन करें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और लोगों का मदद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी। इस वक्त बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर मुरारी से। इन पर कई पहलू से, कई जो है एंगल से हम लोगों ने
बातचीत किया। और सबसे पहली बात यह है कि ये इंजीनियर मुरारी जी जो हैं मधेपुरा में बहुत ही कम समय में एक अच्छे खासे नाम बना लिए हैं और बिहार के कई सारे मुद्दों पर हमने अभी बातचीत किया। और आप हमारे चैनल से लगातार जो है बने रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।